नमस्ते। आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके पास है, लेकिन शायद हम उसकी असली ताकत को पूरी तरह समझते नहीं। हमारा अपना मन। हाँ, बिल्कुल। अक्सर हम अपनी मुश्किलों के हल या सफलता के रास्ते बाहर खोजते रहते हैं ना, हम्म, जबकि शायद सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी शक्ति को समझने के लिए आज हम जोसेफ मफी की एक बहुत ही मशहूर किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति के कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। ये किताब तो मतलब सालों से लोगों को राह दिखा दिया ही है। सही कहा। और कमाल की बात यह है कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही कारगर हैं। खासकर मुझे लगता है आज के युवाओं के लिए, जो अक्सर आत्मविश्वास या दिशा की कमी महसूस करते हैं। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि हमारी सोच, हमारे गहरे विश्वास और हमारी कल्पना, ये सब मिलकर हमारी असलियत को कैसे घड़ते हैं। हाँ, क्या वाकई हमारे अंदर वो ताकत है जो हमें चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकती है, कामयाब बना सकती है? और एक खुशहाल जिंदगी दे सकती है। ये पड़ताल खासतौर पर उन नौजवान सुनने वालों के लिए है जो कभी-कभी अपने मन की क्षमताओं को लेकर मतलब शक में रहते हैं। और ये शक होना बहुत स्वाभाविक भी है। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि हालात हमारे काबू से बाहर है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हालात से ज्यादा हमारी अपनी सोच हमें रोक रही हो। जैसे ये बात सोचने वाली है कि क्यों कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं जबकि दूसरे जूझते रहते हैं। क्या इसका राज हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। किताब सबसे पहले बताती है कि हमारे पास मन तो एक ही है, पर उसके दो लेवल हैं। एक चेतन यानी कॉन्शियस, और दूसरा अवचेतन, सबकॉन्शियस। हाँ। तो ये चेतन मन क्या है? देखिए, चेतन मन वो है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, सीखते हैं। जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये चेतन मन का काम है। ये हमारी इच्छा शक्ति का केंद्र है। अच्छा, जैसे इसे हम जहाज के कप्तान की तरह समझ सकते हैं, जो सोच समझकर निर्देश देता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। कप्तान यानी चेतन मन, और अवचेतन मन वो है उस जहाज का इंजन रूम और उसका पूरा क्रू। इंजन रूम और क्रू मतलब ये कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता। वो बस कप्तान यानी आपके चेतन मन से मिले आदेशों, विचारों और विश्वासों को लेता है और उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। हाँ, चाहे वो आदेश अच्छे हों या बुरे, उसे फर्क नहीं पता। वो हमारी भावनाओं, हमारी गहरी यादों, हमारी आदतों का घर है, और हमारे शरीर के वो सारे काम जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, वो सब अवचेतन ही चलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विचार हम बार बार सोचते हैं या जिन बातों पर हम गहरा यकीन कर लेते हैं, वो हमारे चेतन मन से निकलकर एक तरह से अवचेतन मन में प्रोग्राम हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारी आदतन सोच, हमारे गहरे विश्वास, चाहे वो हमें पता हो या ना हो, वो अवचेतन मन के लिए निर्देश बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर कोड की तरह। और क्योंकि अवचेतन मन का सीधा जुड़ाव शरीर और शायद बाहरी परिस्थितियों से भी होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो इन निर्देशों को पूरा करने लगता है। अगर हम लगातार कमी, डर या शक के विचार रखेंगे, तो अवचेतन मन वैसी ही स्थितियां पैदा करने में मदद करेगा, जाने अनजाने। और अगर हम विश्वास, साहस और अच्छाई के विचार रखेंगे, तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी है, अगर हम उसे सही निर्देश देना सीख जाएं। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि अवचेतन मन अच्छे और बुरे दोनों तरह के सुझावों को हकीकत बना देता है। उसे फर्क नहीं पता चलता। नहीं, उसे सही, गलत या मजाक का फर्क नहीं पता। वो तो बस दिए गए ब्लूप्रिंट पर काम करता है। किताब में सुझाव यानी सजेशन की शक्ति के कई उदाहरण हैं। हाँ, जैसे वो हिप्नोटिज्म वाला। जी, हिप्नोटिज्म में क्या होता है, चेतन मन थोड़ा साइड में हो जाता है ना, तो सुझाव सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, और फिर व्यक्ति वैसा ही महसूस करने लगता है। चाहे उसे कहा जाए कि वो नेपोलियन है या उसे ठंड लग रही है, वो उसे सच मान लेता है। लेकिन क्या हर सुझाव हम पर असर करता है? जैसे अगर रास्ते में कोई मुझे कुछ कह दे तो क्या मैं वो मान लूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुझाव की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आपका चेतन मन उसे स्वीकार करता है या नहीं, और आपके पहले से मौजूद विश्वास क्या है। अच्छा। जैसे किताब में वो समुद्री जहाज का उदाहरण है। एक यात्री है जो समुद्री यात्रा से पहले से ही डरता है। अगर उसे कोई कहे कि अरे तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, लगता है तुम्हें सी सिकनेस हो रही है, तो वो शायद सच में बीमार महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से डरा हुआ है। हाँ,
उसका अवचेतन मन उस डर की वजह से सुझाव को आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन एक पुराना अनुभवी नाविक, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में समुद्र को लेकर डर नहीं, आत्मविश्वास है। तो हमारा चेतन मन एक तरह का गार्ड है, चौकीदार, जो तय करता है कि कौन सा विचार अंदर अवचेतन तक पहुंचेगा। काफी हद तक, बिल्कुल। लेकिन कई बार सुझाव इतने हल्के होते हैं या इतनी बार दोहराए जाते हैं, खासकर बचपन में, कि वो हमारे चेतन गार्ड को पता भी नहीं चलता और वो सीधे अंदर बैठ जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को बार बार कहा जाए तुम गणित में कमजोर हो, या तुमसे ये नहीं होगा, या तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। ये हेटेरोसजेशन है, यानी दूसरों से मिले सुझाव। और ये बच्चे के अवचेतन में गहरे उतर सकते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होकर भी शायद गणित से डरेगा या खुद पर शक करेगा, बिना ये जाने कि ये डर आया कहाँ से। ये तो खतरनाक है। तो इससे बचने का क्या तरीका है? ऑटो सजेशन, यानी खुद को सकारात्मक सुझाव देना। ये एक जबरदस्त तरीका है अपने अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करने का, नेगेटिव विचारों को काउंटर करने का। खुद को सुझाव देना कैसे? जैसे किताब में उस गायिका का उदाहरण है। उसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था, तो उसने क्या किया? उसने लगातार बार बार खुद को दोहराया, और सिर्फ दोहराया नहीं, पूरी भावना के साथ महसूस किया, मैं खूबसूरती से गाती हूँ, मैं शांत हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। और इसका असर हुआ? हाँ, आखिरकार उसने अपने डर पर काबू पा लिया और एक सफल गायिका बनी। ये दिखाता है कि हम जानबूझकर अपने अवचेतन में वो विचार डाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, ये उस सोच पर यकीन करने की बात है। किताब में इसे विश्वास का नियम कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। यही शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरी किताब की। अवचेतन मन का नियम ही विश्वास का नियम है। आप जिस चीज पर सचमुच गहराई से विश्वास कर लेते हैं, पूरी तरह से, बिना किसी शक के, अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। बाइबल का एक कोट है जो किताब में भी है, विश्वास रखो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, ये मन के काम करने का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बता रहा है। किताब में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, जैसे वो मैडम बायर वाला किस्सा, जिनकी आंखों की रोशनी लौट आई जबकि डॉक्टर कह चुके थे कि उनकी ऑप्टिक नसें बेकार हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। या वो आदमी जिसे टीबी था, बहुत सीरियस हालत में, उसके बेटे ने उसे कहीं से लकड़ी का एक टुकड़ा ला कर दिया और कहा कि ये किसी संत से मिला क्रॉस का पवित्र टुकड़ा है, इसे छुओगे तो ठीक हो जाओगे। और वो ठीक हो गया? वो ठीक हो गया। उसने इतने गहरे विश्वास से उसे सीने से लगाया और प्रार्थना की कि वो सचमुच ठीक हो गया। अब देखिए, उस लकड़ी के टुकड़े में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। शक्ति उसके विश्वास में थी। एग्जैक्टली। शक्ति थी उस आदमी के अपने अटूट विश्वास में, जिसे उसके अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया। और जब अवचेतन मन ने स्वीकार कर लिया तो उसने शरीर की हीलिंग पावर को, उपचार की प्रक्रिया को चालू कर दिया। कमाल है। ये दिखाता है कि विश्वास का विषय, यानी आप किस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, वो उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है विश्वास की भावना, उसकी गहराई और आपके अवचेतन मन द्वारा उसकी स्वीकृति। ये समझना कि विश्वास कैसे काम करता है, ये वाकई आंखें खोलने वाला है। पर अब सवाल ये उठता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लक्ष्यों के लिए इस ताकत को जानबूझकर कैसे इस्तेमाल करें? कौन सी तकनीकें हैं? हाँ, ये सबसे प्रैक्टिकल सवाल है। किताब कई तकनीकें बताती है जिनका मूल सिद्धांत एक ही है, चेतन मन से एक स्पष्ट लक्ष्य या इच्छा को पूरी भावना और विश्वास के साथ अवचेतन मन तक पहुंचाना। ठीक है, तो सबसे प्रमुख तकनीक कौन सी है? एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी इच्छा को ऐसे देखना और महसूस करना जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है। सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं, बल्कि अपनी कल्पना में उस अंतिम परिणाम की पूरी तस्वीर बनाना। तस्वीर बनाना मतलब आंखों के सामने? हाँ, उसे देखना, उसे सुनना, उसे महसूस करना। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनने से पहले उसका पूरा नक्शा, पूरी इमेज अपने मन में देखता है ना, वैसे ही। अच्छा। किताब में एक मेंटल मूवी मेथड का जिक्र है। मान लीजिए कोई अपना घर बेचना चाहता है, तो वो कल्पना करे कि सौदा हो गया है, वो खरीदार से हाथ मिला रहा है, चेक हाथ में है, वो खुश है, वो धन्यवाद दे रहा है। इस पूरी मानसिक फिल्म को वो रोज देखे, महसूस करे, खासकर सोने से पहले। सोने से पहले क्यों? क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन शांत होता है, तर्क वितर्क कम करता है
और अवचेतन मन ज्यादा रिसेप्टिव होता है, सुझावों को आसानी से ग्रहण करता है। अच्छा, ये हुई विजुअलाइजेशन। हाँ। और दूसरी तकनीक आपने बताई थी पुष्टिकरण या एफर्मेशन। जी, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है, मुझे सही राह मिल रही है, मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा धन होता है। तो बस ये वाक्य दोहराते रहना है? दोहराना है, लेकिन यहाँ भी कुंजी है, भावना और विश्वास। सिर्फ तोते की तरह रटना काफी नहीं है। जब आप दोहराएं तो उसे महसूस करें कि वो सच है, उसकी खुशी, उसकी शांति महसूस करें। और नेगेटिव वाक्यों से बचना है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अवचेतन मन नहीं को नहीं समझता, वो सिर्फ कर सकता या खरीद सकता पर फोकस करेगा। तो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव बोलें, जैसे मैं ये नहीं खरीद सकता की जगह सोचें या कहें मैं इसे खरीद सकता हूँ, धन मेरे और आसानी से बह रहा है। वो गायक कैरोसू का उदाहरण भी शायद इसी से जुड़ा है। हाँ, महान गायक एनरिको कैरूसो, उन्हें स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था, तो वो अपने ड्रेसिंग रूम में खुद से कहते थे जोर से, छोटा मैं यानी चेतन मन बड़े मैं यानी अवचेतन मन को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा मैं गाने वाला है। वो एक तरह से अपने अवचेतन की शक्ति को जगा रहे थे, उसे आदेश दे रहे थे। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली तरीका लगता है। और तीसरी प्रमुख तकनीक है नींद की तकनीक। नींद की तकनीक मतलब सोते हुए? हाँ, सोते हुए या सोने से ठीक पहले। जैसा मैंने कहा, सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद हमारा अवचेतन मन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला होता है। तो आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई काम सौंप सकते हैं। जैसे कोई खोई हुई चीज याद दिलानी हो, या किसी उलझी हुई समस्या का हल चाहिए हो, या किसी लक्ष्य की दिशा में मदद चाहिए हो। बस शांति से नींद में जाने से पहले अपनी इच्छा या सवाल को दोहराएं, विश्वास के साथ कि मेरा अवचेतन मन इसका जवाब जानता है और वो मुझे देगा। और जवाब मिल जाता है? फिर आप कहती है, हाँ, कई वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों ने अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज नींद में या सुबह उठते ही पाए हैं, क्योंकि रात भर अवचेतन मन उस पर काम करता रहता है। तो ये 3 मुख्य तकनीकें हैं, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और स्लीप टेक्निक। ये काफी शक्तिशाली लगती हैं। क्या इनके अलावा भी कुछ है? किताब में कुछ और तरीकों का भी जिक्र है, जैसे धन्यवाद तकनीक। धन्यवाद तकनीक? हाँ, यानी अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद देना, ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल चुकी है और आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। ये विश्वास को और गहरा करता है। मिस्टर ब्रोक का उदाहरण है किताब में, जिन्होंने धन्यवाद पिता मेरे धन के लिए दोहराकर अपनी आर्थिक तंगी दूर की। अच्छा। और भी कुछ विधियां हैं, जैसे बॉडोइन तकनीक, जिसमें जरूरत को एक छोटे पावरफुल वाक्य में समेटकर लोरी की तरह दोहराते हैं, पर उन सब का मूल सार वही है जो हमने डिस्कस किया। क्या सारे? एक स्पष्ट इच्छा या लक्ष्य, उस पर गहरा अटूट विश्वास, तीव्र भावना खुशी की, मिलने की, और फिर उसे लगातार अपने अवचेतन तक पहुंचाना, किसी भी तकनीक से जो आपके लिए काम करे। और फिर अवचेतन मन उसे स्वीकार करके उस पर काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। जरूरी ये है कि कोई ऐसी तकनीक चुने जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो, और फिर उसे लगातार रोज भरोसे के साथ इस्तेमाल करें, बिना शक किए। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इस शक्ति का इस्तेमाल जिंदगी के किन किन हिस्सों में किया जा सकता है। किताब तो कहती है कि ये लगभग हर जगह काम आ सकती है। हाँ, ये सिर्फ पैसा कमाने या बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति में। हाँ, ये तो युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ाई में अच्छा करना, मनचाहा करियर बनाना, आर्थिक स्थिति सुधारना। किताब कहती है कि सफलता या समृद्धि भी एक मानसिक अवस्था है। हमें पहले अपने मन में सफलता की चेतना या समृद्धि की चेतना बनानी होगी। लेकिन कई लोग कहेंगे कि सिर्फ सोचने या विश्वास करने से सफलता कैसे मिलेगी? मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किताब ये कहीं नहीं कहती कि आप बस सोफे पर बैठे रहे और सब हो जाएगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो फिर? लेकिन ये कहती है कि जब आप अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करते हैं, विजुअलाइजेशन से, एफर्मेशन से, तो वो आपको सही आइडियाज देता है। अच्छा। वो आपको सही लोगों से मिलवाता है, सही मौके आपकी तरफ खींचता है, और शायद सबसे जरूरी, वो आपको मेहनत करने की प्रेरणा, लगन और शक्ति भी देता है। आपका रास्ता साफ करता है एक तरह से। जैसे किताब में उदाहरण है, वो फार्मासिस्ट जिसे अपनी ड्रीम फार्मेसी मिली। हाँ, या वो छात्र जिसे पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी और उसने कल्पना की और उसे अप्रत्याशित मदद मिल गई।
विश्वास और कल्पना ने उन्हें सही दिशा में एक्शन लेने के लिए प्रेरित किया। अब चेतन मन ने रास्ता दिखाया। और डर और चिंता पे काबू पाने में ये कैसे मदद कर सकती है? ये आजकल युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। परीक्षा का डर, इंटरव्यू का डर, भविष्य की चिंता। डर भी अगर आप देखें तो मूल रूप से एक विचार ही है, एक नेगेटिव विचार पैटर्न जो हमारे अवचेतन में बैठ गया है। तो इसे बदलने के लिए भी वही तकनीकें काम आती हैं। जिस चीज से डर लगता है उसके बारे में सकारात्मक एफर्मेशन दोहराएं, पूरी भावना के साथ। जैसे अगर प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है तो बार बार महसूस करें, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अपनी बात बहुत अच्छे से रख पा रहा हूं। या विजुअलाइज करें। हाँ, विजुअलाइज करें कि आप सफलतापूर्वक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। इस पॉजिटिव पिक्चर को बार बार देखें। किताब ये भी कहती है कि जिस चीज से डरते हैं उससे ज्ञान और समझ के साथ करने से डर कम होता है। डर के विचार को प्रेम, शांति या आत्मविश्वास के विचार से बदलें बार बार। ये समझ में आता है। क्या बुरी आदतों से छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है? जैसे आजकल बहुत से युवा शायद बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं या टालमटोल करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आदतें भी क्या है, वो अवचेतन मन का ही ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। एक बार बन गई तो चलते ही रहती हैं। और इन्हें बदलना मुश्किल होता है। मुश्किल होता है सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर से, क्योंकि विल पावर चेतन मन का जोर है और वो अक्सर थक जाता है, खासकर जब तनाव हो। ज्यादा असरदार तरीका है अपने अवचेतन को रीप्रोग्राम करना। कैसे? कल्पना करें कि आप उस आदत से मुक्त हैं, उस आज़ादी को महसूस करें। एफर्मेशन का प्रयोग करें, जैसे मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूँ, मुझ में अनुशासन है। और खुद को माफ करना भी बहुत जरूरी है। माफ करना? हाँ, अगर आप बार बार फेल होते हैं तो अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता है। वो गिल्ट आपको उसी पैटर्न में फंसाए रखता है। तो खुद को माफ करें और दोबारा कोशिश करें, विश्वास के साथ कि आप बदल सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो स्वास्थ्य, सफलता, डर पर काबू, आदतें बदलना, इन सब में हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली साथी बन सकता है। निश्चित रूप से। और सिर्फ यही नहीं, खुशी पाने में, बेहतर रिश्ते बनाने में, यहाँ तक कि हमेशा मानसिक रूप से जवान बने रहने में भी कुंजी है अपने विचारों और विश्वासों के प्रति जागरूक होना और उन्हें लगातार सकारात्मक दिशा देना। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात एकदम साफ होकर आ रही है वो ये है कि हमारे अंदर एक जबरदस्त, लगभग जादुई शक्ति मौजूद है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति। हाँ। और हमारी सोच, हमारे गहरे विश्वास, हमारी भावनाएं, यही वो चाबियां हैं जो इस शक्ति को जगाती हैं और हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं। बिल्कुल, ये कोई रहस्यमयी बाहरी चीज नहीं है। ये हमारे अंदर का ही एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है। इसे समझकर और सही तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत सुधार सकते हैं, अपने लक्ष्य पा सकते हैं, डर से जीत सकते हैं और एक ज्यादा भरपूर, ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और ये शक्ति हम सबके पास है। हम सबके पास, बस इसे पहचानना है, इस पर विश्वास करना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। आज हमने जो कुछ भी जाना उसे ध्यान में रखते हुए एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। हमारी जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं, जो सीमाएं हम महसूस करते हैं, क्या वो वाकई बाहरी हालात की वजह से ज्यादा होती हैं, जैसे पैसे की कमी या मौकों की कमी, या फिर असली सीमाएं वो हैं जो हम अनजाने में अपने ही मन पर लगा देते हैं, शक कर कर, डर कर, या अपने अंदर की इस बेमिसाल ताकत से अनजान रहकर? ये वाकई एक गहरा सवाल है ना? शायद असली खोज, असली लड़ाई बाहरी दुनिया के भागदौड़ में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर की इस सोई हुई शक्ति को जगाने में है, उसे पहचानने में और उसका सही सकारात्मक इस्तेमाल करने में है। शायद असली सफर बाहर का नहीं, भीतर का है। इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी और आपको अपने मन की असीम शक्ति पर विश्वास करने के लिए थोड़ा और प्रेरित करेगी।